हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी के जनन चैप्टर के दूसरे पार्ट को। इससे पहले हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं अलैंगिक जनन के बारे में। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को देख लें, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। तो आइए आज की क्लास को डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं एक मोटिवेशनल शायरी की ओर, जो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं ना कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हार जीत आपकी है ये दोस्त, हार जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो, तभी तो आपको अपनी मंजिल मिलेगी। ऐसे कैसे आपको अपनी मंजिल मिलेगी? आपको यदि अपनी मंजिल लेना है तो अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखकर काम करना होगा। मेरे दोस्त, आपको पता चल गया। तो आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। हम आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे लैंगिक जनन से। कहाँ से शुरू करेंगे? लैंगिक जनन से। जी हाँ, इस क्लास को अंत तक बनी रहिएगा। इस क्लास में बहुत कुछ सीख मिलेगी, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। तो आइए आज की क्लास के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन के बारे में पहले जानेंगे कि आखिर ये लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन के बारे में आपको बता दें कि जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग, दो अलग अलग लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। दो अलग अलग प्रकार के लिंग नर और मादा भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। जी हाँ दोस्तों, इसमें नर और मादा दोनों भाग ले रहे हैं। नर और मादा दोनों भाग लेकर के लैंगिक जनन बनाते हैं। आपको आगे बताते हैं लैंगिक जनन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो नर युग्मक जो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नर युग्मक शुक्राणु। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक कहलाते हैं अंडाणु। मादा युग्मक क्या कहलाते हैं? अंडाणु, जिसको ओवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम भी कहते हैं। शुक्राणु को स्पर्म भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये फिगर में देख पा रहे होंगे कि लैंगिक जनन यहाँ पर कैसे हुआ। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यही है मादा जनन भाग है अंडाणु, यही है मादा जनन भाग है। और ये क्या है? नर जनन भाग है, जिसे शुक्राणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शुक्राणु। ये दोनों मिलकर के एक युग्मक का निर्माण करेंगे, जिसे कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। इसी युग्मक से आगे फिर जनन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। तो आइए आगे हम चलते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। इसमें नर युग्मक कैसा होता है, नर युग्मक क्या है। तो इसमें जानेंगे कि नर युग्मक आकार में छोटा एवं सांचल होता है। आकार में कैसा होता है? ये छोटा। आप देख पा रहे होंगे ना, नर युग्मक यही ना नर युग्मक है, जो आकार में क्या है? छोटा है और एक सांचल होता है। जबकि मादा युग्मक कैसे होते हैं? तो मादा युग्मक का आकार बड़ा और आंचल होता है। यानी कि मादा युग्मक का आकार कैसा होता है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। आपको पता चल गया होगा नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में। तो आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। ये क्या है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलग्न निषेचन कहलाता है। जी हाँ, यदि ये नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों जब संलग्न हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे, तो उसे निषेचन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आपको पता चल गया होगा। इसमें आगे समझेंगे
कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनते हैं, जिसे जाइगोट कहा जाता है, का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। यानी कि जब ये दोनों निषेचित होते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं और निषेचित होकर के एक युग्मक का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। तो आगे आइए समझेंगे कि जाइगोट विभाजित या विभेदित होकर वयस्क जीव का निर्माण करती है। यानी कि जाइगोट एक सेल के रूप में बनती है और ये विभाजित होकर विभेदित होकर ये सेल विभाजन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। इस दौरान एक जीव का निर्माण कर लेते हैं, एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। उस जीव का धीरे धीरे विकास होने लगता है। तो आइए आगे समझते हैं इसके बारे में। लिंग के आधार पर है जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक एकलिंगी और एक द्विलिंगी। पहला एकलिंगी और द्विलिंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई फूल में जो है एकलिंगी होते हैं, तो कोई द्विलिंगी होते हैं। जैसे कि आगे एकलिंगी में यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब नर एवं मादा लिंग अलग अलग वेष्टियों में पाए जाते हैं, जब नर और मादा लिंग अलग अलग वेष्टियों में पाए जाते हैं, यानी कि कोई यदि फूल वाला भाग है तो एक ही फूल के अंदर नर और मादा वाले लिंग नहीं रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक ही फूल के अंदर नर और मादा वाले भाग यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। इसमें आपको पता चलता होगा, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि एक ही फूल है, इस फूल के अंदर नर और मादा वाले भाग दोनों नहीं रह सकते हैं। अर्थात वो दूसरे फूल में, नर वाले दूसरे फूल में तो मादा वाले दूसरे फूल में, नर वाले दूसरे फूल में तो मादा वाले दूसरे फूल में रहेंगे। यानी कि ये अलग अलग फूलों में रहेंगे, तो ये कहलाते हैं एकलिंगी। क्या कहलाते हैं? एकलिंगी। अर्थात एक फूल में एक ही लिंग रहते हैं, एक ही लिंग रहते हैं। ऐसे जीव एकलिंगी कहलाते हैं। जैसे पपीता का फूल, तरबूज का, मनुष्य, घोड़ा, बंदर, कबूतर, मछली, मेढक, ये सभी एकलिंगी होते हैं। जी हाँ, पपीता के अंदर 2 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, एक मादा पुष्प और एक नर पुष्प। मादा पुष्प और नर पुष्प दोनों मिलकर ही जाइगोट बना पाते हैं। आप समझ गए होंगे क्योंकि इसमें दोनों पुष्पों में अलग अलग प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। आप यहाँ तरबूज में भी देख सकते हैं, इस फिगर के अनुसार से इसमें देख सकते हैं तरबूज में अलग अलग प्रकार के इसमें लिंग पाए जाते हैं। फिर आगे मनुष्य में आपको पता ही है, फिर मनुष्य में अलग अलग प्रकार के लिंग होते हैं, मेल में और फीमेल में। घोड़ा में भी आप देख पा रहे होंगे, घोड़ा में भी होते हैं अलग अलग प्रकार के, बंदर में भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे समझेंगे कि जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर जीव कहा जाता है। क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नर जीव। यानी कि नर जीव हमेशा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं जाइगोट बनाने के लिए, और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें मादा जीव कहा जाता है। तो मादा जीव हमेशा क्या उत्पन्न करते हैं? अंडाणु उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अंडाणु। तो आइए द्विलिंगी में हम समझेंगे द्विलिंगी आखिर क्या है। तो द्विलिंगी में हमें इस प्रकार समझने को मिलेगी कि द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल। इसका मतलब है कि एक ही पौधे में दोनों लिंग पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में दोनों लिंग पाए जाते हैं। यानी कि एक ही पुष्पों में दोनों प्रकार के लिंग, नरलिंग और मादा लिंग दोनों पाए जाते हैं। इसमें कहा गया है जब नर और मादा लिंग एक ही वेष्टियों में होते हैं, अर्थात एक ही पुष्पों में होते हैं, तो उसे द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विलिंगी कहा जाता है, या उभयलिंगी भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उभयलिंगी भी कहते हैं। जैसे सरसों, गुड़हल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सब क्या है? द्विलिंगी है। ये सब क्या है? द्विलिंगी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्विलिंगी क्या है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। तो आइए पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं।
तो आपको इसमें बता दें कि पुष्पी पौधे अर्थात ये पुष्पों में किस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। आप इस पुष्प को देखकर अंदाज़ा लगाइएगा। तो आइए इस पुष्प के बारे में भी आगे समझेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या इस पुष्प में कहा जा रहा है। तो लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधे में फूल या पुष्प की ही वास्तविकता जनन भाग है, यानी कि लैंगिक जनन के दौरान ही पुष्पी पौधे में फूल में ही जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि फूलों में ही जनन की प्रक्रिया होती है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि इसमें जनन अंग उपस्थित होते हैं जो जनन क्रिया के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि पुष्प के अंदर ही जनन का अंग उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इन्हें जनन की क्रिया के लिए आवश्यक कहा जाता है पुष्पी अंग को, पुष्प अर्थात फूलों को। तो आगे हम इसमें समझेंगे कि पुष्पों एवं इसके जनन भाग, पुष्पों में आखिर जनन भाग कौन कौन हो सकते हैं। तो पुष्प के बारे में समझेंगे एवं इसके जनन भाग के बारे में कि सामान्यतः पुष्प एवं डंठल के द्वारा क्या तने से जुदा रहता है, जिसे वृंत कहा जाता है, यानी कि पुष्प वृंत अर्थात तना से ये अलग रहते हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये कैसे तना से अलग रहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा तना से क्या रहते हैं, ये अलग रहते हैं। ऐसे क्या कहा जाता है, पुष्प वृंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प तना से अलग रहते हैं, उस जगह को पुष्प वृंत कहा जाता है। फिर आगे, वृंत के सिरे पर स्थित फूला हुआ तथा चपटा भाग पुष्पासन थैलेमस कहलाता है। अब वृंत के ऊपर जो भाग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। जैसे कि आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, यही है हमारा पुष्पासन, जो चौड़ा भाग है, जो क्या है, चौड़ा भाग है, यही पुष्पासन है। तो आइए इसमें ये समझेंगे कि बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज पुष्पासन के इसके सामान्य रूप पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक सामान्य पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। एक बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, फिर तीसरा पुमंग और जयांग। आइए समझेंगे पुष्प के इन चारों भागों के बारे में। इन चारों भागों के बारे में ये समझेंगे, यहाँ पर ये पता चलेगा कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज के सहायक होते हैं। बाह्य दलपुंज के सहायक होते हैं। बाह्य दलपुंज आखिर कौन सा भाग है, दलपुंज कौन सा भाग है, तो आपको बता दें, दलपुंज अर्थात जो पंखुड़ी वाले भाग है, जो क्या कौन सा भाग है, पंखुड़ी वाले भाग। आप शायद इसमें देख पा रहे होंगे, यही पंखुड़ी वाले भाग, ये क्या है, दलपुंज है। जो पत्तियों वाले भाग है, क्या है, फूलों के पत्तियों वाले भाग, ये दलपुंज कहलाती है, पंखुड़ी वाले भाग। अब बाह्य दलपुंज यानी कि बाहरी दलपुंज जो पत्तियों और पुष्पासन को जोड़ करके रखती है बाहर से, यही क्या है, बाह्य दलपुंज। जो हरा कलर की होती है, यही क्या है, बाह्य दलपुंज। क्या है, जी हाँ, बाह्य दलपुंज। यही बाह्य दलपुंज बाहरी दलपुंज कहलाती है, पंखुड़ी वाले भाग कहलाती है दलपुंज। अब इसको कह सकते हैं ना कि बाह्य दलपुंज दलपुंज का सहायक अंग है, यानी कि ये बाह्य दलपुंज जो है, ये वाला जो दलपुंज है, ये क्या है, ये इसके सहायक अंग है, क्योंकि इसको पकड़ करके यहाँ पर रखता है, यहाँ पर इसको पकड़ करके रखता है, इस कारण से इसका सहायक अंग कहलाता है। फिर पुमंग और जयांग को आवश्यक अंग कहा जाता है, यानी कि जनन प्रक्रिया में आवश्यक अंग कहा जाता है पुमंग और जयांग को। तो आपको बता दें, पुमंग अंग कौन सा है, जयांग अंग कौन सा है। तो इसमें हम चलिए चलते हैं कि पुमंग और जयांग कौन सा है। तो आपको यहाँ पर रिकवर करवा दें कि ये वाले जो भाग है, ये जयांग वाले भाग है। कैसा वाले भाग है, जयांग वाले भाग है। और इससे जो एक लंबी डंठल के रूप में निकली हुई है, ये जो निकली हुई है, यहाँ पर ये बना हुआ है, इस प्रकार से इसे निकली हुई है, यहाँ पर इसे गोलाकार बना हुआ है, ये पुमंग वाले भाग है। ये कैसे वाले भाग है, तो ये पुमंग वाले भाग है। आपको पता चल गया होगा पुमंग और जयांग के बारे में। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं इसमें पुमंग और जयांग के बारे में। आपको यहाँ पर बोलें कि सहायक
सहायक अंगों फूलों को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक अंगों को भी रक्षा करते हैं। यानी कि जो सहायक अंग रहते हैं ना, जो सहायक अंग रहते हैं, जैसे कि ये यदि सहायक अंग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को आप देख पा रहे होंगे कि ये यदि सहायक अंग है ना, तो फूलों के जो ये पंखुड़ी वाले भाग है, ये जो फूलों के पंखुड़ी वाले जो भाग है ना, ये फूलों के पंखुड़ी वाले भाग को रोक कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, आकर्षक बनाता है, आकर्षक भी ये बनाते हैं, आपको पता चल गया होगा। फिर आगे तथा आवश्यक अंगों को रक्षा भी करते हैं, अर्थात पंखुड़ी को भी रक्षा करते हैं, ताकि कितना भी हवा चल पाए लेकिन पंखुड़ी फूलों से अलग नहीं हो पाए। तो आइए चलते हैं, आवश्यक अंग जनन का कार्य करते हैं। आवश्यक अंग जो है ना, वो जनन का कार्य करते हैं। आवश्यक अंग इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना कि इसके अंदर ये है आवश्यक अंग है, यही जो है जनन का कार्य में भाग लेते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि जब फूल में सिर्फ पुमंग या जयांग रहते हैं तो उन्हें एकलिंगी या दोनों की उपस्थिति होने पर उभयलिंगी कहा जाता है। यानी कि फूल में यदि सिर्फ पुमंग या जयांग रहेंगे, यदि फूलों में केवल पुमंग रहेंगे तो उसे एकलिंगी कहेंगे, या फिर केवल जयांग रहेंगे तो केवल एकलिंगी कहेंगे, या फिर दोनों उसमें रहेंगे तो उसे उभयलिंगी कहेंगे। उभयलिंगी को ही द्विलिंगी कहा जाता है। इससे पहले अभी तुरंत डिस्कस किए हैं कि द्विलिंगी क्या है, वो एकलिंगी क्या है। एकलिंगी में वही है कि एक केवल जयांग वाले भाग हो सकते हैं या तो पुमंग वाले भाग हो सकते हैं, और उभयलिंगी में है कि दोनों वाले भाग यदि फूल के अंदर रहेंगे तो उभयलिंगी कहलाएंगे। आपको पता चल गया होगा। आइए आगे पुमंग के बारे में फिर जानते हैं कि ये पुमंग क्या है। तो पुमंग के बारे में ये जानेंगे, यहाँ पर ये जानने को मिलेगा कि यह पुष्प का नर भाग है। कैसा भाग है, तो नर वाले भाग है। इसमें कई लंबी रचनाएं पाई जाती है। तो आप यहाँ पर पुष्प को देख पा रहे होंगे ना, पुष्प को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यही पुष्प है। इस पुष्प के, यही ना पुष्प है, इस पुष्प के नर वाले भाग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाते हैं कि यही क्या है, यही क्या है, नर वाले भाग है। ये वाला भाग नर वाले भाग है। इसके बाहर जो निकले हुए हैं, इसके बाहर जो निकले हुए हैं येलो कलर का गांठ बना हुआ, ये कैसा वाले भाग है, ये हैं पुमंग वाले भाग हैं। कैसा वाले भाग है, तो पुमंग वाले भाग हैं। अब बताएं कि ये नर वाले भाग है, इसमें कई लंबी रचनाएं पाई जाती है जिन्हें पुंकेसर कहा जाता है। आपको पता है ना कि नर वाले भाग में कई सारी रचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। आप इसको देख ही पा रहे होंगे कि यही तो पुंकेसर वाले भाग है, यही ना है, ये पुंकेसर वाले भाग है। यानी कि ऐसे जो बना हुआ है यही पुंकेसर वाले भाग होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा पुंकेसर वाले भाग के बारे में। प्रत्येक पुंकेसर में दो मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो मुख्य भाग। आपको बता दें, यदि ये पुंकेसर है तो ये कहलाते हैं, पुंकेसर का ये वाले भाग कहलाते हैं गोलाकार वाले भाग, ये कहलाते हैं परागकोश। क्या कहलाते हैं, परागकोश। और ये वाले भाग जो हैं, ये वाले भाग कहलाते हैं तंतु। क्या कहलाते हैं, तंतु। तो पहला वाले भाग तंतु, दूसरा वाले भाग परागकोश। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तंतु और परागकोश के बारे में यहाँ पर पता चल रहा होगा। पहला वाले भाग कौन सा है, तो पहला वाले भाग तंतु। तंतु अर्थात फिलामेंट, जो लचीला पतला लंबा वाला डोर के समान होता है, वह क्या कहलाते हैं, पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है, वही तो तंतु है। जो लंबा सा ये डंठल है, ये पुष्पासन से नीचे जुड़ा हुआ है, यही तो क्या है, तंतु है। परागकोश के बारे में ही बता दें कि इसमें पीले रंग का कण पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश के बारे में पीले रंग का कण, यानी कि एक लंबा डंठल निकला हुआ है, तो इसमें क्या है, पीले रंग का कण के रूप में विद्यमान रहते हैं, यही तो परागकोश है। आपको परागकोश के बारे में समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा। तो आइए आगे समझते हैं, आगे इसके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक। इसमें हम जानेंगे, इसमें ये जानेंगे ना कि जयांग वाले भाग, अभी तो हम जान गए हैं ना पुंकेसर वाले भाग, पुमंग वाले भाग। पुमंग वाले भाग यही ना जाने, पुमंग वाले भाग के दो भाग होते हैं, एक कौन होते हैं, तंतु, दूसरा परागकोश होते हैं। तंतु जो लंबा डंठल के रूप में रहते हैं, परागकोश जो हल्के पीले रंग के रहते हैं तंतु के ऊपर। तो जयांग वाले भाग में ये जानेंगे जयांग वाले भाग। ये जयांग वाले भाग, इसमें कुछ
आपको यहाँ पर दिया गया है फिगर के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही जयांग वाले भाग है। ये वाले भाग जयांग वाले भाग कहलाते हैं। ये भाग क्या कहलाते हैं? जयांग वाले भाग। इन्हें अस्त्रिकेसर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अस्त्रिकेसर के नाम से भी जानते हैं। यह अस्त्रिकेसर का आधारीय भाग है, यानी कि इन्हें अस्त्रिकेसर के नाम से जानते हैं, अर्थात यह अस्त्रिकेसर का आधारीय भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है। ये कहाँ से जुड़े रहते हैं? पुष्पासन से नीचे से जुड़े रहते हैं। फिर अंडाशय के भीतर बीजांड, अंडाशय के भीतर बीजांड रहते हैं। इसके अंडाशय के भीतर क्या रहते हैं? बीजांड रहते हैं, यानी कि इसके 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं? एक पहला भाग कहलाते हैं वर्तिकाग्र, फिर कहलाते हैं वर्तिका वाले भाग, फिर ये कहलाते हैं अंडाशय वाले भाग। कैसा भाग कहलाते हैं? तो अंडाशय वाले भाग। आपको पता चल गया कि जयांग वाले भाग के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक वर्तिकाग्र, बीच वाले वर्तिका, नीचे वाले अंडाशय। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी ये है, अति महत्वपूर्ण है कि ऊपर वाले भाग वर्तिकाग्र, पतले वाले भाग वर्तिका और मोटे चौड़े वाले भाग अंडाशय। मोटे चौड़े वाले भाग अंडाशय। आपको पता चल गया होगा इसके बारे में। तो आइए आगे जानते हैं। इसमें जो पुष्पासन से जुड़ा हुआ रहता है बीजांड रहते हैं। अंडाशय के भीतर क्या रहते हैं? बीजांड रहते हैं। जी हाँ, चलते हैं पहले अंडाशय के अंदर। यही ना अंडाशय वाले भाग है। इस अंडाशय के अंदर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं बीजांड। यही वाले भाग में, ये वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? ये वाले भाग में बीजांड रहते हैं। क्या रहते हैं? ये वाले भाग में बीजांड रहते हैं। इसी बीजांड के द्वारा ही आगे इसमें जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। तो आइए समझते हैं एक एक के बारे में। बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है जिसमें अंडाणु होते हैं। इसी बीजांड के भीतर क्या रहते हैं? भ्रूणकोश रहते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यही तो बीजांड है ना, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए बीजांड है। इसी बीजांड के अंदर क्या रहते हैं? भ्रूणकोश रहते हैं। क्या रहते हैं? भ्रूणकोश रहते हैं। फिर आगे समझेंगे कि इसी भ्रूणकोश को अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। तो आइए समझेंगे पहले वर्तिका के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? तो वर्तिका के बारे में। वर्तिका के बारे में आपको बता दें, वर्तिका को कहा जाता है अस्टाइल। क्या कहा जाता है? अस्टाइल। वर्तिका के बारे में बता दें, अर्थात मध्य वाले भाग। कौन सा वाले भाग? ये मध्य वाले भाग वर्तिका। इसके बारे में बता दें कि अंडाशय में एक पतली वृंत जैसी रचना होती है जिससे वर्तिका कहा जाता है। यानी कि अंडाशय से पतली वृंत जैसी रचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। तो आइए चलते हैं वर्तिकाग्र के बारे में। इसके बारे में चलते हैं, वर्तिकाग्र के बारे में चलते हैं। तो वर्तिकाग्र के बारे में यहाँ पर चलेंगे। इसमें ये जानेंगे कि वर्तिकाग्र के अंदर ये क्या पाए जाते हैं। तो वर्तिकाग्र के बारे में आपको बता दें कि वर्तिकाग्र अर्थात ये वाले भाग वर्तिकाग्र कहलाते हैं। ये वाले भाग क्या कहलाते हैं? वर्तिकाग्र कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इस वर्तिकाग्र के अंदर इसको अस्टिग्मा कहा जाता है। वर्तिकाग्र के शिखर पर एक फूली हुई छोटी चपटी एवं चिपचिपी रचना होती है। वर्तिकाग्र के शिखर पर कैसी होती है? फूला हुआ एक छोटी चिपचिपी रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो आइए समझते हैं परागन के बारे में। परागन के बारे में आपको बता दें कि परागन की प्रक्रिया कैसे होती है। एक परागकण होते हैं, वो परागकण क्या होते हैं? तो आपको बता दें कि एक नर वाले भाग हैं जो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि फूलों के जो जनन वाले भाग, फूलों के जनन वाले भाग अर्थात यही वाले भाग है ना, फूलों के जनन वाले भाग यही ना भाग है। तो इसमें से एक भाग होंगे जैसे कि यहाँ पर एक भाग होंगे, इनमें से ये वाला भाग कहलाते हैं नर जनन वाले भाग। ये वाले भाग कहलाते हैं मादा जनन वाले भाग, अर्थात ये जयांग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? जयांग। ये कहलाते हैं पुमंग। तो पुमंग के परागकोश के अंदर कणों के रूप में पाए जाते हैं। यदि ये पुमंग है तो पुमंग में परागकोश के अंदर कणों के रूप में ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं?
परागकण कहते हैं। यानी कि इस परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकणों का एक गुच्छा, जिसमें से कई सारे परागकण रहते हैं और ये परागकण धीरे धीरे किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से या फिर वर्षा के माध्यम से या कीट पतंग के माध्यम से ये परागकण कहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ चले आते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर परागकण जाकर के यहाँ पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर किससे चिपक जाते हैं, परागकण यहाँ पर आकर के चिपक जाते हैं। आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि परागकण आकर के क्या होते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं। ये वाले भाग में परागकण आकर के चिपक जाते हैं और परागकण यहीं पर रुक जाते हैं, अर्थात वर्तिकाग्र पर आके परागकण चिपक जाते हैं। तो परागकण अर्थात यही ना परागकण है। देखिए ये बूंदा बूंदा के जैसा है जो है, यही तो परागकण है जो कणों के रूप में है परागकण। ये परागकोश में पाए जाते हैं। तो यही परागकण आकर यहाँ चिपकते हैं, तो इसे परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन। तो आपको बता दें कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागन कहलाती है। तो आपको इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि परागकण क्या है, परागन क्या है। तो परागकण एक कण है, परागकण क्या है, तो एक कण है। परागन क्या है, तो परागन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। परागन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही ना परागन है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने की प्रोसेस, प्रक्रिया परागन कहलाती है। क्या कहलाती है, परागन। अर्थात परागकोश से परागकणों का बाहर निकल करके जयांग के वर्तिकाग्र वाले भाग तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। आप समझ गए होंगे इसमें। तो परागन में समझते हैं कि परागकणों को परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहलाती है। आप समझ गए होंगे कि इससे निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, या तो इसी पुष्प में या तो दूसरे पुष्प में पहुंच सकता है, तो परागन कहलाती है। तो आइए समझते हैं परागन के बारे में। यह दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाते हैं स्वपरागन। क्या कहलाते हैं, यह दो प्रकार के, स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागन क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागन क्या है, स्वपरागन बता दें कि ये एक ही पुष्प में होते हैं। यानी कि एक ही पुष्प से यदि पुमंग वाले भाग से पुमंग वाले भाग के परागकोश से निकलेंगे कण, तो पुमंग वाले भाग के परागकोश से निकल करके जयांग वाले भाग के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। एक ही पुष्प में ये सारी क्रिया घटेगी, तो उसे स्वपरागन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसी पौधे के अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। तो आइए क्रॉस पॉलिनेशन समझते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में बता दें कि एक पुष्प के परागकणों को निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, यानी कि पौधा तो वही रहेगा, पौधा नहीं बदलेगा, पौधा वही रहेगा, लेकिन पौधा में अलग अलग जो पुष्प हैं तो अलग अलग पुष्प में पहुंचेंगे। यानी कि एक पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प में पहुंचेंगे। इसे परपरागन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे, फिगर में देखिए यहाँ पर परपरागन हुआ। क्या हुआ, परपरागन। यानी कि यहाँ से निकल करके इसमें पहुँचा। अलग अलग पौधों में भी पहुँच सकते हैं, एक ही पौधे में भी पहुँच सकते हैं, एक भी पौधे में भी पहुँच सकते हैं, और ये अलग अलग पौधे में भी ये पहुँच सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा परपरागन। तो आपको बता दें कि यही है जो परागकोश वाले भाग है। परागकोश वाले भाग कौन सा है, तो देखिए आपको बता दें कि यही है परागकोश वाले भाग, यही है। इसके ऊपर में क्या पाए जाते हैं, देखिए छोटे छोटे टुकड़े है ना, छोटे छोटे क्या है, तो टुकड़े है छोटे छोटे। तो देखिए छोटे छोटे टुकड़े यानी कि कणों के रूप में पाए जाते हैं। और ये कण के रूप में बाहर निकल करके कहाँ चले जाते हैं, तो ये जयांग वाले भाग में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जयांग वाले भाग में चले जाते हैं। और जयांग वाले भाग में जाकर के क्या करते हैं, परागन करते हैं। क्या करते हैं, परागन की प्रक्रिया करते हैं। आपको पता चल गया परागन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वपरागन परपरागन। परपरागन में पढ़ देते हैं, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इसे परपरागन कहते हैं। इसके लिए किसी बाहरी कारक जैसे कीट, पक्षी, मनुष्य, वायु, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है।
यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में निकल के जाते हैं। तो किसी बारिश के द्वारा कीट इस पर से इस पर बैठ जाएंगे, इस पर बैठे थे कीट, लेकिन अब उठ करके इस पर बैठेंगे, तो बैठने के बाद क्या, इसके पैरों के माध्यम से जो परागकण था लग करके कहाँ चला जाता है, पुष्प के ऊपर। अब पुष्प के ऊपर परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो उसी प्रकार से होती है। एक शब्द आया निषेचन, क्या आया, निषेचन आया। तो निषेचन की प्रक्रिया आखिर क्या है, तो आपको बता दें कि निषेचन की प्रक्रिया में हम ये जानते हैं ना कि इसमें अर्थात ये जयांग वाले भाग है, आप इसको देख पा रहे होंगे, जयांग वाले भाग है। इस जयांग वाले भाग में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो परागकण आता था, क्या आता था, परागकण आता था। अब परागकण धीरे धीरे अपने रास्ता बना करके कहाँ चले जाते हैं, अंडाणु के पास, परागकोश के अंडाणु के पास कहाँ चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं अंडाणु के पास, बीजांड के अंदर चले जाते हैं। बीजांड यानी कि मादा जनन वाले भाग के बीजांड में चले जाते हैं, अंडाशय में मौजूद बीजांड के पास चले जाते हैं और जा करके ये युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मक, उसे कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। तो आपको बता दें कि युग्मक के दौरान परागकोश, युग्मक के दौरान इसमें युग्मक के दौरान युग्मक बनते हैं। तो युग्मक के दौरान भ्रूणपोष और भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष और भ्रूण का निर्माण होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पहले से 3 गो मौजूद था, पहले से कितना मौजूद रहता है, तो पहले से 3 इसमें अंडाणु मौजूद रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाते होंगे कितने अंडाणु यहाँ पर है, 3 गो है। कितने हैं, 3 है। और 3 में से क्या हो जाते हैं, अंदर आते हैं 2। कितने आते हैं अंदर 2 आते हैं, अंदर 2 आते हैं इधर से परागकण, और 2 परागकण एंट्री कर पाते हैं, केवल 2 ही। और 2 परागकण एंट्री करने के बाद एक परागकण क्या कर लेते हैं, भ्रूणपोष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूणपोष। और एक आने के बाद भ्रूण बनाते हैं, क्या करते हैं, भ्रूण बनाते हैं। एक आने के बाद भ्रूण का निर्माण करते हैं। आगे आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। यानी कि अर्थात एक कण पहले से है, एक कण बाद में आया, दोनों भ्रूण का निर्माण किया। इसको पोषण देने के लिए भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसको पोषण इसके द्वारा मिलते रहते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे ये भ्रूण बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होकर के भ्रूणपोष घट जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये घट जाता है। और घटने के बाद फल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ये फल का निर्माण हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार फल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया ये कहलाती है। क्या कहलाती है, तो निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आइए समझेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन। अर्थात नर युग्मक आएंगे और मादा युग्मक अंदर रहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे, युग्मक जब बनेंगे तो इस युग्मक बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। दोनों युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। पादप में निषेचन की क्रिया बीजांड के भीतर होती है। किसके भीतर होती है, अभी बताए ना, बीजांड के भीतर निषेचन की प्रक्रिया होती है। यही ना बीजांड है, इस बीजांड के भीतर ही ना निषेचन की प्रक्रिया हो रही थी। निषेचन की प्रक्रिया के बाद आप तुरंत बताइए, अभी बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद किन किन चीज़ों का निर्माण होता है। इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है मतलब है कि वो धीरे धीरे बड़ा होकर के फल का निर्माण करेंगे और उसको पोषण देने के लिए भ्रूणपोष का निर्माण होता है। धीरे धीरे भ्रूणपोष घट जाते हैं, अब भ्रूण बड़ा होकर के फल के रूप ले लेते हैं। इसके रूप ले लेते हैं, फल के रूप ले लेते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मनुष्य में प्रजनन तंत्र। क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मनुष्य में प्रजनन तंत्र। आप यदि अगले वीडियो को देखना चाहते हैं, अगले वीडियो में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप अगले वीडियो को देख पाएँ और किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो। इन वीडियो को किसी दूसरे को भी फ़ायदा हो तो वहाँ पर शेयर करें, तो वो भी इस वीडियो को देख करके अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। क्लास 10th में, बिहार बोर्ड की क्लास 10th में अच्छे से अच्छे अंक हासिल करना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले ये वीडियो आपको है। क्योंकि सारा जनन से यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसी प्रकार और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।